नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने कैप्शन दिया है, रतन लाल केस में होंगे बड़े खुलासे। रतन लाल के केस में और भी बहुत कुछ जानना बाकी है। आप लोग पूछ रहे थे कि मान सिंह मीणा जी कहाँ गए, इतने दिन से मान सिंह मीणा जी कैमरे के सामने रतन लाल मीणा के प्रकरण को लेकर क्यों नहीं आ रहे हैं, और अब रतन लाल मीणा के केस में पुलिस प्रशासन कहां तक पहुंचा है। मान सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है PFL न्यूज के स्टूडियो में। मान सिंह जी, देखिए, रतन लाल मीणा के केस में आज आप लोगों ने एक रणनीति बनाई है। हम बात करेंगे क्या है वो रणनीति, लेकिन उससे भी पहले मैं सबसे पहला प्रश्न आज आपसे ये पूछना चाहूंगी। दोस्तों देखिए, एक जगह पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी। सुनीता देवी, रतन लाल की बीवी, जिसके लिए कहा जाता है कि उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन जब उसने फांसी लगाई तो कहा यह जाता है कि उसकी जो डेड बॉडी है वो पुलिस को चौक में मिली, ना कि लटकी हुई। और अभी तक भी सुनीता देवी की कोई भी फोटो फांसी से लटकी हुई अभी तक सामने नहीं आई है। मान सिंह जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगी, क्योंकि आप बहुत सारे केसेस देख चुके हैं इस तरह के, तो जब भी कोई आत्महत्या करता है तो उस प्रकरण में किस तरह की स्टेप्स होती है? सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि क्या कुछ होता है। मैं पहले तो आपके उस सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि जो आपने पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा। कई लोग कह रहे थे कि मान सिंह जी की तरफ से कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आया, कि मान सिंह जी कहाँ चले गए। मैंने तो पढ़ा नहीं, लेकिन आपने पढ़ा है और सवाल आपने किया है। ये सवाल मुझसे अभी तक पूरे राजस्थान के अंदर ये सवाल मुझे अभी तक किसी ने नहीं किया। और मैं बड़ा आपको क्लियर बोल दूं कि मैं कमेंट्री बहुत कम देख पाता हूं, क्योंकि मुझे समय बहुत कम मिलता है। मैं ज्यादातर केसों के अंदर सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व रहता हूँ। तो पहले तो मैं उसका जवाब बड़ा क्लियर बोल दूं आपको मैं, कि मान सिंह मीणा या तो किसी मुद्दे को उठाता नहीं, और मान सिंह मीणा यदि किसी मुद्दे को उठाता है तो पूरी ईमानदारी के साथ लड़ता है। परिणाम क्या रहेगा ये मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, खुली चुनौती देता हूं, चैलेंज करता हूं कि मेरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे समर्पण के साथ, चाहे वो सामाजिक मुद्दा हो, चाहे वो कोर्ट का केस हो, मैं लड़ता हूं। 15 तारीख को प्रशासन के द्वारा बनाई हुई कमेटी के द्वारा यह कहा गया था कि 10 दिन का समय मांगा है, तो 10 दिन की वो समय सीमा खत्म हुई थी 25 तारीख को जी। तो 25 तारीख के पहले आकर के यदि मैं किसी पर कोई टिप्पणी करता हूं जी, कोई लिखता हूं जी, वो मेरे काम करने के तरीके के और मेरे सिद्धांत के खिलाफ। ठीक है, 25 तारीख खत्म हो गई, आज 27 तारीख है। 25 तारीख को मैंने जयपुर के एसपी से, मैं आप लोगों को साथियों जो लाइव से जुड़े हुए हैं, मैं आपको जानकारी देता हूं। इस आंदोलन का दबाव देखिए, आप इस आंदोलन का दबाव देखिए। पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है, और उस खलबली का परिणाम देखिए, जयपुर ग्रामीण के एसपी का तबादला कर दिया गया, शंकर दत्त शर्मा का। उनकी जगह नए एसपी को भेजा गया, जिन्होंने भी 4 दिन पहले ज्वाइन किया था। ठीक है, मैंने उनको 25 तारीख की शाम को कॉल किया कि मैंने कहा एसपी साहब समय सीमा खत्म हो गई। साहब ने कहा, वकील साहब, उनका एसपी साहब का जो नए एसपी साहब हैं, उन्होंने बहुत ही विनम्र तरीके से, एक रिक्वेस्ट के तरीके में मुझसे कहा कि आप, मैंने भी फाइल देखी नहीं, आप मुझे 2 दिन का समय दीजिए। ठीक है, तो उनको समय दिया, 2 दिन खत्म हो गए। अब आपका उस सवाल पे आ रहा हूं, तो ये जवाब तो उन लोगों को है जो कहते हैं कि मेरी तरफ से जवाब यानी कि आपके कहने का मतलब है मान सिंह जी कि इतने दिनों जो आप चुप थे और लोग आपको याद कर रहे थे, लोग आपके बारे में पूछ रहे थे, तो ये जवाब वो है कि 25 तारीख तक का समय मांगा था। अगर उस दौरान आप कानूनी व्यवस्था में हस्तक्षेप करते तो वो जो है वो सही नहीं है। वो आप, मैं एक बात आपको बैक फ्लैश में जाऊंगा। याद करो आप जम्मा रामगढ़ का पहला हाईवे जाम 30 तारीख थी मेरे ख्याल से। 30 तारीख को भी एडिशनल एसपी यादव जी के द्वारा 10 दिन का समय मांगा गया था। ठीक है, 10 दिन का समय मांगने के बाद 10 दिन तक मैंने कोई टीका टिप्पणी नहीं करी थी। ठीक है, तो मैं जब तक सामने वाला कमिटमेंट करता है, वो कमिटमेंट का समय पूरी नहीं रहती, तब तक मैं बीच में दखलंदाजी नहीं करता। ठीक है मान सिंह जी, अब मैं आपको उस सवाल जवाब दे रहा हूं जो आपने पूछा था, कौन सा, कि अगर कोई आत्महत्या करता है तो उसके बाद किस तरह की प्रक्रिया होती है, पुलिस क्या करती है, और किस तरह की पूरी प्रक्रिया क्या होती है अगर कोई आत्महत्या करता है तो? सामान्य तौर पर मैंने महसूस किया है कि आम जन को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको कानून प्रक्रिया का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है,
जो पढ़े लिखे हैं। तो सोचिए जो बेचारे गांव में अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनको इस चीज से फुर्सत नहीं है कि शाम को 2 रोटी कमाने के लिए हमें क्या करना है, वो अपने काम में ध्यान देते हैं। कानून तो ये कहता है कि यदि आपके सामने कोई आपको बॉडी दिखती है तो सबसे पहले आप पुलिस को सूचित करें। ठीक है। जब तक पुलिस नहीं आ जाए तब तक आपको उस बॉडी के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ या उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। लेकिन आपने कहा कि आपके सामने नहीं, आप तो मीडिया वाले हो गए, पता नहीं कहां से खबर लेके आते हो। आपने कहा कि डेड बॉडी वहां पड़ी हुई, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बड़ा क्लियर कर दूं उर्वशी जी। और मैंने कहा मान सिंह जी के सूत्रों के अनुसार जो तो उसका जवाब दे रहा हूं ना मैं। जी। आप जो सुनने वाले हैं उनको बड़ा क्लियर कर दूं कि चाहे बॉडी हो सकता है घर वालों ने, मैंने कहा भी उनको बेचारों को कानून का ज्ञान नहीं है, पढ़े लिखे लोग, तो वो तो बेचारे अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपकी आंखों के सामने आपको मालूम चले कि आपके किसी खास ने, भाई ने, बहन ने सुसाइड कर लिया और फंदे पे लटकी हुई है, क्या करोगे आप लोग? पुलिस का इंतजार करोगे या उस बॉडी को उतारोगे? मान सिंह जी आपकी बात मैं समझ गई। मेरा पूछना अभी ये नहीं है कि वो जो बॉडी है वो वहां मिली। मेरा पूछना ये है कि फिर कानून को फोन करने के बाद जब कानून आ जाता है, जब वहां पर पुलिस आ जाती है, फिर पुलिस क्या करती है? चलिए डेड बॉडी कहीं भी मिली, इसको हम छोड़ते हैं, फिर क्या करती है पुलिस? पुलिस बॉडी को उतारने के बाद सबसे पहले हॉस्पिटल लेके जाती है। ठीक है। हॉस्पिटल ले जाने से पहले वहां पे एक फॉर्मेलिटीज होती है डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें वहां पे मौजूद लोगों के साइन वाइन करवा करके और हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं। परफेक्ट। तो मान सिंह जी कहा ऐसा भी जा रहा है, कुछ सूत्र ऐसा भी कह रहे हैं कि ये जो सुनीता देवी है इसकी आत्महत्या नहीं, इसकी हत्या हुई थी। तो क्या मान सिंह जी पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसके संबंधित विषय में क्या कुछ जानकारी आपको मिली है मान सिंह जी? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बड़ा क्लियर हो जाता है। डेथ ऑफ कॉज, मृत्यु का कारण क्या था? मृत्यु का कारण साफ लिखा हुआ है, हैंगिंग, यानी कि उसने खुद ने फांसी लगाई। ठीक है। बड़ा क्लियर लिखा हुआ उसके अंदर। जी मान सिंह जी, क्या वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स आपने देखी है? बिल्कुल, मैंने पूरी डॉक्यूमेंट देखा है। मैंने वो डॉक्यूमेंट जो मेडिकल ओपिनियन है वो मैंने पढ़ी है। ठीक है मान सिंह जी, यानी कि यहाँ पर ये चीज क्लियर कर दी है। मान सिंह जी का कहना है कि उन्होंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स देखी हैं, उसमें डेथ ऑफ कॉज सुनीता देवी के मरने का कारण हैंगिंग है। ठीक है मान सिंह जी, ये बातें यही खत्म हो जाती है, क्योंकि अगर डेथ ऑफ कॉज जो है हैंगिंग आ गया है तो फिर जो है उन्होंने आत्महत्या ही की। अब बहुत से सवाल इसमें पैदा हो जाते हैं कि आत्महत्या का कारण क्या है। मान सिंह जी, दूसरा सवाल मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि आप लोगों का कहना है कि जो मेन एविडेंस है उसमें कुछ फोटोज हैं, कुछ वीडियोस भी हो सकती हैं, सूत्रों के अनुसार जो चीजें हमें पता लगी हैं, और उसके अलावा कॉल डिटेल जो है वो इस चीज का मेन एविडेंस है। मान सिंह जी, उस कॉल डिटेल के बारे में मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगी कि क्या कुछ है वो कॉल डिटेल्स? कॉल डिटेल के अंदर जब जून के महीने में उसने 29 तारीख को सुसाइड किया था, जून के अंदर पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। ठीक है मान सिंह जी। जब लॉकडाउन था तो कैसा तो मीटिंग, कैसी व्यवस्था, क्या सरपंच और उप सरपंच और सेक्रेटरी एक वार्ड पंच को एक दिन में 10-10 बार कॉल क्यों करेंगे? और मान लेते हैं कॉल किया भी है तो उस पंचायत में 10 से ऊपर वार्ड पंच है, उनको क्यों नहीं किया गया? ठीक है, तो मान सिंह जी ये जो आप कह रहे हैं कि 10 लोगों को कॉल क्यों नहीं किया गया, वो किस तथ्य के आधार पर? क्या पता कॉल किया हो ना, वो मेरी बात हुई। अच्छा, मेरे गांव वालों से बात हुई है, गांव वालों से, और क्या है, चलो मान लेते हैं, आपकी मान लेते क्या है, तो पुलिस बता दें, कॉल डिटेल चेक कर ले, कॉल डिटेल चेक कर ले। कहां दिक्कत आ रही है कि सरपंच पति ने, उप सरपंच ने और पंचायत सेक्रेटरी ने उस दरमियान जून के महीने में कितने वार्ड पंचों को कॉल किया था, सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। मान सिंह जी का यहाँ पर कहना बिल्कुल साफ है। देखिए, पहली बात तो मान सिंह जी ने साफ कर दी है कि डेथ ऑफ द कॉज जो है सुनीता देवी का वो था हैंगिंग, यानी कि उन्होंने आत्महत्या की। दूसरी बात मान सिंह जी का कहना है, ये वास्तविकता में एक बहुत बड़ा फैक्ट जो है मान सिंह जी आपने फिर से दिया है कि अगर सुनीता देवी को फोन किया किसी जरूरी काम की वजह से, क्योंकि वो वार्ड पंच थी, और आपका ये कहना है कि बाकी सब वार्ड पंचों को क्यों फोन नहीं किया गया, जिस बारे में आपकी बात हो चुकी है, और आप कहते हैं हो सकता है किया हो, तो ये भी पुलिस के अनुसंधान का विषय है, फिर वो क्यों कॉल डिटेल्स नहीं निकलवा रही है? नहीं, पुलिस ने निकलवाई, नहीं निकलवाई, पुलिस का कहना है, आईओ का कहना है कि हमने सारी निकलवा ली और इसमें बिल्कुल उप सरपंच का लिप्त होना पाया जा रहा है, उनको एडमिट किया है, इन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे मुझे पता नहीं। अच्छा,
आईओ ने कहा है कि बिल्कुल। इसमें उपसरपंच लिप्त है। हमने उनको कुछ कॉल डिटेल्स हमने निकला के दिए उनको, जिसमें साफ किस नंबर से इसको कितनी बार फोन आया, कितने घंटे बाद की, तो हमने उसका एविडेंस तो मेरे पास खुद के पास है जो मैंने दिया उनको। तो ये बात तो यही खत्म हो जाती है कि भाई कॉल किया नहीं किया, कॉल का एविडेंस तो मैंने खुद ने देखा है, बाकी जो नहीं देखा वो पुलिस का काम निकला और पुलिस नहीं निकलाती है तो इसमें पुलिस की भूमिका फिर आप समझ सकते हो क्या होती है। ये काम तो पुलिस का है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? आईओ। ये काम हमारा थोड़ी है। जी मान सिंह जी, तो देखिए ठीक है, हम यहाँ तक पहुंच गए हैं जहाँ पर सारी बातें जो है वो बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो गई है। लेकिन अब बात करते हैं रतन लाल के प्रकरण की। क्या कुछ करने वाले हैं मान सिंह मीणा जी अब की बार? क्योंकि मान सिंह मीणा जी, जनता को आप पर पूरा भरोसा है, जनता को एक ही इंसान पर इस वक्त भरोसा है रतन लाल केस को लेकर, वो है आप। जैसा कि हम देख रहे हैं, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि आप कमेंट्स नहीं पढ़ पाते हैं, हम लोग जो है हर एक चीज को एनालिसिस करते हैं हम हर एक चीज का। तो जनता आपको मसीहा मानने लगी है गरीबों का। और रतन लाल का जब से आपने हाथ पकड़ा है तो उसको आपने जेल से भी बाहर निकलवाया, फिर आपने जो है नामजद एफआईआर भी करवाई, फिर आपने अनशन भी की, भूख हड़ताल भी की आपने, उसके बाद आपने इतने बड़े बड़े आंदोलन भी किए। आपने वास्तविकता में एक गुमनाम मुद्दे को पूरे प्रदेश का एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। तो अब क्या कुछ प्लानिंग्स हैं मान सिंह जी, अब क्या करने वाले हैं? मैं चाहता हूं कि मैं लाइव पे आना का मुझे शौक नहीं है, सोशल मीडिया पे लिखने का मुझे शौक नहीं है। इसलिए हे मेरे नौजवान साथियों, हे मेरे क्रांतिकारी भाइयों, मेरी बात को ध्यान से कान खोल के सुन लेना, ताकि क्योंकि मैं वही करूंगा जो प्रदेश का युवा चाहेगा। क्योंकि ये केस अब जम्मा रामगढ़ का केस नहीं रहा, ये केस रतन लाल का नहीं रहा। 15 तारीख के बाद 14 तारीख के बाद ये प्रकरण पूरे प्रदेश का हो गया। 14 तारीख के बाद ये प्रकरण हर समाज का हो गया, क्योंकि 15 तारीख को जम्मा रामगढ़ की धरती पर राजस्थान के कोने कोने से लोग पधारे थे। आज जब मियाद, उस दिन भी 15 तारीख को भी मैंने लोगों से पूछ करके, जो कमेटी गई थी, मैंने कहा भाई कर लेते हैं एक बार, उन लोगों से पूछ करके हाँ करने के बाद कमेटी को हमने कहा भाई ठीक है, आप लोगों को प्रशासन में विश्वास है, 10 दिन और दिए। लेकिन अब नहीं, आज उन कमेटी के सदस्यों के द्वारा मुझे बुलाया गया था। मैंने कहा भाई जो कमेटी से प्रशासन ने वादा किया वो वादा तो फेल हो गया, लेकिन उनके द्वारा कहा गया भाई बैठ के बात करने में ऐतराज किया है किसी मध्यस्थ व्यक्ति के द्वारा। सामाजिक कार्यकर्ता है, अच्छे कार्यकर्ता है, इसलिए मैंने कहा चलो भाई बात भी सही है, बैठ के बात करने में क्या दिक्कत है। लेकिन साथियों, अगर दो विरोधी, दो विपरीत विचारधाराओं के अगर एक साथ बैठने से किसी को न्याय मिल जाए, इंसाफ मिल जाए, तो मान सिंह मीणा तो उस व्यक्ति के साथ ही बैठ जाएगा जिसकी मान सिंह मीणा शक्ल देखना पसंद नहीं करता। हम बैठे, मीटिंग चली, लेकिन आज उन लोगों ने बड़ा स्पष्ट कहा कि क्या करना है आगे। हमने उनसे पूछा आप लोग बताइए क्या करना आगे। सभी तरह के सुझाव आए। सुझाव आने के बाद मेरा अंतिम सुझाव यह था, जो आप लोग लाइव के माध्यम से सुन ले और अपने सुझाव ये सोशल मीडिया पे आकर के लाइक करना, शेयर करना मैं चाहता हूं, और कमेंट में लिखना बढ़िया है, अच्छा है। आप सुझाव दे मुझे कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, और सही करना है तो क्या करना है, सुझाव दे। मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा इस आंदोलन में प्रदेश के सभी समाज के लोगों ने, पूरे प्रदेश के सभी तहसील के लोगों ने, जिलों के लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है। मैं पूरे प्रदेश के लोगों से जो मेरे टच में हैं, उन लोगों से बात करने के बाद कल मैं आप लोगों को बताऊंगा हमें क्या करना चाहिए। हमको कमेटी के लोगों को यह अधिकार नहीं दिया कि हम लोग बैठ करके कोई निर्णय ले ले और उसको हम नौजवानों पे थोप दे। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, आप लोगों को मैं कल जो मेरे टच में है डायरेक्ट उनको मैं फोन करूंगा, और जो टच में नहीं है वो मेरे इस लाइव के माध्यम से मुझे सुझाव जरूर दे। 2 विकल्प है, आमरण करना है या आंदोलन करना है। उसके पहले मैं चाहता हूं कि राजस्थान के पुलिस का मुखिया होता है डीजीपी, पुलिस महानिदेशक।
पुलिस का मुखिया और राजनेताओं का मुखिया होता है सीएम, मुख्यमंत्री। ठीक है। उन तक हमने हमारी बात अभी तक पहुंचाई नहीं, अधिकार तक तो पहुंची, लेकिन इन अधिकारियों के पास और नेताओं के पास बड़ा सिंपल सा बहाना होता है कि हमसे आप लोगों ने क्यों नहीं कहा। जी। मैं चाहता हूं कि ये किसी को मैं कहने का मौका नहीं दूं, इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय और सुझाव है कि हम पहले डीजीपी को अवगत कराऊंगा, कुछ वकील साथियों को साथ में लूंगा, कुछ प्रदेश के जो हर तहसील से लोग आए थे उनको साथ में लूंगा, उनको साथ में लेकर के डीजीपी से मिलूंगा, फिर सीएम से मिलूंगा। दोनों की तरफ से यदि हमें इंसाफ नहीं मिला, हमें सकारात्मक जवाब नहीं मिला, दोषों पे कार्रवाई नहीं की गई, तो फिर मेरे भाई दो ही विकल्प बचते हैं, आमरण अनशन या महासंग्राम। ये तय आप लोगों को करना। मान सिंह जी देखिए, आप सीएम से भी मिलेंगे, डीजीपी से, हालांकि ये बात जो है वो वास्तविकता में काबिलियत तारीफ है, क्योंकि सही कहा है आपने कि फिर जो है ये बहाना मिल जाता है लोगों को कि हमें ये चीज पता नहीं थी, हमारे उसमें नहीं थी, क्योंकि ये भी सुनने में आया है कि जो नवनियुक्त एसपी हैं उन्होंने भी यही बहाना दिया कि मेरी अभी अभी नियुक्ति हुई है, मैं जब जम्वा रामगढ़ जाके आया तो मुझे इस प्रकरण से अवगत नहीं कराया गया। तो ये वास्तविकता में जो आपने सोचा है वो बहुत ही बढ़िया सोचा है, लेकिन आपके सामने आया हुआ जम्वा रामगढ़ के कई नेताओं ने कहा कि हमें तो जानकारी ही नहीं थी, हमें तो जानकारी नहीं थी। पुलिस के मुखिया को यदि प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है जानकारी नहीं है तो कभी मुखिया की है। जम्मा रामगढ़ के नेताओं को यदि ये जानकारी नहीं है कि जम्मा रामगढ़ में क्या चल रहा है तो ये कमी उन नेताओं की है, उनको नेता छोड़ करके घर बैठना चाहिए। लेकिन मेरा मकसद ये है किसी को जवाब देना पलट करके मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि सबको साथ लेकर के इस रतनलाल के साथ इंसाफ हो, दोषियों पर कार्रवाई। देखिए दोस्तों, जो भी हमें देख रहा है इस वक्त, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगी कि ये जो प्रकरण है रतनलाल मीणा का केस, सुनीता देवी की आत्महत्या और फिर जो भी दोषी है उसे सजा मिलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण बनेगा पूरे प्रदेश की जनता के लिए, क्योंकि ये केस अभी भी बहुत ढीला पड़ा हुआ है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, जनता जागरूक है, जनता लगातार मांग कर रही है इंसाफ की, जनप्रतिनिधि लगातार आंदोलन में लगे हुए हैं, लगातार कोई ना कोई रणनीति बनाए जा रहे हैं। मान सिंह जी की बात करें तो उन्हें बहुत सारी चीजें संभाल कर चलनी पड़ती है। मान सिंह जी, ये बात हम आपके बारे में जानते हैं, क्योंकि जो है आप पेशे से वकील भी हैं, तो आप वकालत भी संभालते हैं। आपको जब भी कोई याद कर रहा है समाज सेवी के तौर पर, आप वहां भी जा रहे हैं, आप क्रांतिकारी तौर पर भी इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं हर दरवाजे पर जाके। लेकिन अगर आप सीएम के पास जाते हैं, अगर आप डीजीपी के पास जाते हैं, तो फिर आपको क्या लगता है कि क्या वो समय नहीं मांगेंगे? तो ये तो देखा जाए तो समय की बर्बादी ही करते जा रहे हैं। अगर प्रशासन की ओर रुख करे तो प्रशासन दर बदर समय और फिर इस प्रशासन में अगर आप सीएम और डीजीपी के पास जाएंगे तो वो भी आपसे समय मांगेंगे। और अगर आप लोग नहीं मानते हैं, अगर उन्होंने आपसे समय मांगा, आप नहीं मानते हैं, तो फिर ये तो वही बात हो जाएगी कि हमने जब आपसे कहा था कि हमें थोड़ा तो समय दे, आपने हमें नहीं दिया। फिर तो ये तो समय देना तो और मजबूरी की सी बात हो जाएगी। मान सिंह जी, मैं इसका आपको बड़ा एक बेहतर उदाहरण देता हूँ। किसान आंदोलन को चलते हुए 1 साल हो गया जी। हिंदुस्तान के 90% लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि कुछ नहीं होने वाला, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है, अपनी बात पे अड़िग रहेगा। लेकिन त्याग, तप, तपस्या और धैर्य, उसका परिणाम आपने देखा। और दबाव, मैडम, हे प्रदेश के नौजवानों, दबाव कब होता है? जब एकता होती है, और दबाव जब चलता है तो अच्छी सत्ता हिल जाती है। इसका परिणाम आपने देखा होगा कि 3 जो कानून जो पास किए थे उनको वापस लेने पर इस मोदी सरकार को मजबूर होना पड़ा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब कानून मोदी सरकार ने वापस ले लिए और ये प्रदेश का युवा वास्तव में इंसाफ चाहता है, न्याय चाहता है, ईमानदारी के साथ लड़ना चाहता है, तो क्या दिक्कत है? आज से 10 दिन बाद पूरा प्रदेश का युवा इकट्ठा हो जाएगा। क्या बात है? तो मान सिंह जी, जो युवा, ये तो फिर वो बात होगी क्या कि हम ठंडे पड़ गए? क्रांतिकारी मैडम कभी ठंडे नहीं पड़ा करते। अगर वास्तव में आप भारत माता की संतान हो, वास्तव में आप क्रांतिकारी हो, तो आपके मन में जो चिंगारी लगी है वो चिंगारी क्रांतिकारियों कभी ठंडी नहीं होती।
हम किसी को ये कहने का मौका नहीं देंगे कि आपने जो लड़ाई लड़ी वो गलत तरीके से लड़ी। क्या बात है मान सिंह जी। इसलिए हम सारी प्रक्रिया, सारे तौर तरीके अपना करके और आगे बढ़ेंगे। ये आपके सवाल का जवाब है। मान सिंह जी, आपका जो जज्बा है, जो क्रांतिकारी भगत सिंह आपके अंदर है, वास्तविकता में सच्चाई का प्रतीक है आप लोग। आपको जो है एक सच्चाई के प्रतीक के रूप में देखने लगे हैं, और जो बात आपने कही वो वास्तविकता में सटीक है। मैंने पूछा था कि वो लोग और समय मांगेंगे, लेकिन आपने उदाहरण देते हुए कहा कि किसान आंदोलन में जब लोगों ने आस छोड़ दी थी, लेकिन वो आंदोलनकारी, वो बेचारे क्रांतिकारी किसान, वो अड़े रहे अपनी बात पर, और वो काले कानून जो है 3 मोदी सरकार को वापस लेने पड़े। ये बात आपकी सही है कि जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं वो इंसाफ की लड़ाई है, तो वास्तविकता में किसी को मौका नहीं मिलना चाहिए कि ये जो लड़ाई है वो गलत तरीके से लड़ी गई है या इसमें ये चीज गलत हुई है। शुरू से मैं इस लड़ाई को देख रही हूँ, जब से आप वहां पर जाकर बैठे थे उसके कुछ दिनों के अंदर अंदर हम लोग भी आपके पास आ गए थे। आप लोगों का पूरा प्रकरण हम लोग देख रहे थे। तभी से मैं देख रही हूँ कि हर चीज को आप सिस्टम में एक लूप में लेकर चल रहे हैं, ताकि कभी कोई ये ना बोल पाए कि ये काम आपने गलत किया है, हमसे तो पूछा ही नहीं, हमें तो बताया ही नहीं। तो ये जो काम है आप वास्तविकता में ये चीज दर्शाता है कि आप कोई नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, आप किसी राजनीतिक मंसूबे को नहीं चमका रहे हैं, बल्कि आप जो है सभी लोगों को एकत्र करके लोगों में एक भावना जगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो है क्रांति की भावना। एग्जैक्टली वो है सराहनीय मान सिंह। मैं यही चाहता हूं जो आपने मेरे मन की बात बोल दी रुचि जी। मैं चाहता हूं प्रदेश में क्रांति पैदा हो। जम्मारामगढ़ में मेरा जाने का मकसद सब यही था। ये लड़ाई तो मैं कोर्ट से भी लड़ लेता, लेकिन कोर्ट से लड़ने के बाद जज को पता रहता है, पक्षकारों को पता रहता है हम हारे या जीते, लेकिन आम जनता को पता नहीं रहता। आम जनता को तब पता होता है जब संघर्ष से आदमी करता है। मैं चाहता हूं कि ये क्रांति ऐसी वेले कि जम्मारामगढ़ का उदाहरण पूरे प्रदेश के नहीं पूरे देश के लोगों के लिए एक मिसाल कायम हो कि यदि हम संगठित हो और हमारे अंदर ईमानदारी हो, निडरता हो, तो हम हर लड़ाई लड़ सकते हैं, हर लड़ाई को जीत सकते हैं। भ्रष्ट अधिकारियों को, भ्रष्ट नेताओं को और भ्रष्ट सिस्टम को हम ठीक कर सकते हैं। मैं चाहता हूं क्रांति पैदा हो, और क्रांति त्याग मांगती है, क्रांति बलिदान मांगती है। मैं साथियों कमेटी में एक सदस्य है, बहुत नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे आज तीसरी बार पता क्या कहा 2 बार पहले कि मान सिंह जी जो आप कर रहे हो उससे ये लोग ऐसे खतरनाक है कि आप संभल के रहना, आपके साथ कोई घटना भी घटित हो सकती है। आज तीसरी बार का, और मुझे आज फिर जवाब देना पड़ा कि क्रांतिकारी योद्धा ईमानदारी से यदि रण क्षेत्र में उतरता है तो वो मरने की परवाह नहीं करता। हम तो तैयार बैठे हैं शहीद होने के लिए, हम तो तैयार बैठे हैं शहीद होने के लिए, कोई हमें गोली तो मारे। तो मैंने कहा हमें डराने की कोशिश मत करो, क्योंकि डर तो हमने कभी सीखा ही नहीं। क्योंकि मैं जानता हूं जो 15-20 साल से मुझसे जुड़ा हुआ है, लेकिन गलती उनकी भी नहीं है क्योंकि वो मेरे बारे में जानते ही नहीं है। तो मैंने उनसे कहा एक बार आप मेरे बारे में जान लो कि मैं किस तरह का आदमी हूं, तो आप दोबारा मुझसे इस तरह के शब्द कहोगे ही नहीं। डर जो 15-20 साल से जुड़े हैं मेरे साथ, उन लोगों से जाके पूछो, क्योंकि मेरे साथ तो एक बार, मुझे कहना नहीं चाहिए की बात कह रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ जो एक बार जुड़ गया वो कभी टूटा नहीं। इसलिए मेरी टीम, मेरे दोस्त बहुत मजबूत है और वो मेरी ताकत है। मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूं, मान सिंह मीणा तो एक चेहरा है। इस मान सिंह मीणा के पर्दे पीछे ऐसी एक मजबूत क्रांतिकारियों की टीम है जो मुझे तन से, मन से और धन से सपोर्ट करती है, क्योंकि उन्हें विश्वास है मेरे ऊपर, क्योंकि वो 15-20 साल से मुझसे जुड़े हुए हैं। उन्हें विश्वास है मेरे ऊपर कि मैं लड़ाई लड़ूंगा क्रांति। जी मान सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था कि इस प्रकरण में हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे, हम तब तक कवरेज बंद नहीं करेंगे जब तक पूरी तरह से इंसाफ नहीं हो जाता। देखिए और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आपको अवगत करवाना है। हमारी टीम लगातार जम्वारामगढ़ दुलेराव जी और हर जगह पर अब जो है जांच कर रही है। हमारी टीम भी अलग तरीके से तथ्य जुटाने की कोशिश कर रही है। नई नई चीजें रतनलाल केस में निकल कर आ रही है, धीरे धीरे आपको उनसे अवगत करवाते रहेंगे। आंदोलन फिर से शुरू होगा या अनशन होगी या आमरण अनशन होगी या आंदोलन होगा, सीएम डीजीपी से मिलने के बाद क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये सब चीजें हम आपको लगातार बताते रहेंगे। आज हम थे मान सिंह मीणा जी के साथ,
मैं हूं उर्वशी शर्मा। जी मान सिंह जी। मैं उर्वशी जी इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमारे पास कोई और चैनल तो है नहीं, सच्चाई है, सच्चाई को स्वीकार कीजिए आप। क्योंकि देश का मीडिया, अगर देश का मीडिया अपना ईमानदारी से धर्म निभाले, देश का मीडिया अपना ईमानदारी से धर्म निभाले, तो जो रतनलाल के साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं हो। आज हमारे पास एक ही चैनल है आपका, और बाकी जो चैनल है वो सोशल मीडिया का है। इसलिए मैं कभी चैनलों के पीछे भागता भी नहीं हूं, लेकिन मैं तो आपको सैल्यूट भी करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं ऋषि जी कि आपने वास्तव में इस लड़ाई के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ, आपके बारे में मुझसे कई लोगों ने कहा अरे कहीं उस लड़की को कोई मार नहीं दे, कई बार कहा, और मैंने आपको अवगत भी कराया, लेकिन फिर भी आप नहीं डरी। साथियों, आज समाज को और उस देश को जरूरत है ऐसी एंकरिंग की, ऐसी चैनल वालों की। मैं युवाओं, मैं इस चैनल के माध्यम से, मुझे पता है मुझे कई युवा देख रहे होंगे, कई पुलिस ऑफिसर्स देख रहे होंगे, कई कर्मचारी अधिकारी देख रहे हैं, लेकिन मैं संदेश सिर्फ युवाओं को देना चाहता हूं। ये देश आपका है, ये भारत माता है हमारी। इस भारत माता को, इस देश को जाति और धर्म में मत बांटो, मत बांटो, मत बांटो। संभाल लो इस देश को, इस भारत माता को संभाल लो, नहीं तो आपको आने वाली पीढ़ियां और हमारे पूर्वज जिन्होंने इस देश को आजादी के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, बलिदान दिया, आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आपको सिस्टम बदलना होगा, असंभव कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं, मेरी डिक्शनरी में कभी व्यक्तिगत तौर पे मुझे मिलना, मैंने अच्छे से, असंभव कुछ भी नहीं है बशर्ते, असंभव कुछ भी नहीं है बशर्ते काम करने वाले की नीति और नियत ईमानदारी की और साफ सुथरी रहनी चाहिए। वादा करता हूं, चैलेंज कर रहा हूं, अगर ईमानदारी से किया हुआ प्रयास और नियत साफ हो तो परिणाम आपके पक्ष में होगा, आपके पक्ष में होगा। युवाओं, अपनी ताकत को पहचानो, उठो, जागो और साथ दो। हम इस सिस्टम को बदलेंगे, कोई साथ लगे ना लगे, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं, मुझे बहुत लोगों का साथ मिल रहा है, इतने लोगों का साथ मिल रहा है, अधिकारियों का साथ मिल रहा है, व्यापारियों का साथ मिल रहा है, क्रांतिकारी नौजवानों का साथ मिल रहा है। जहां जाता हूं, आप यकीन नहीं करोगे, मुझे तो अब पता पड़ रहा है, मैं जहां जा रहा हूं वहां अनजान लोग मुझ पर कितना विश्वास जता रहे हैं। लेकिन मैं एक ही बात बोलता हूं, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। बगैर संगठन के, बगैर एकता के हम लोग इन ताकतवर लोगों से लड़ तो सकते हैं, लेकिन जीत नहीं सकते। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, उतार फेंको जाति का और धर्म का एक चोला, उतार फेंको राजनीतिक पार्टियों की ये मानसिकता, गंदी गुलामी। आप लोगों को अपने विवेक से, अपनी सोच से काम लेना पड़ेगा, और गांव गांव के अंदर एक टीम भगत सिंह के नाम के विचारों की, ताकि इसमें क्रांति पैदा हो, खड़ी करनी पड़ेगी, किसी और के लिए नहीं, आपके खुद के लिए, स्वयं के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह। जी मान सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने व्यस्त शेड्यूल के बाद भी जो है आज आप स्टूडियो आए और आपने जो है हमें बताया कि आगे की रणनीति क्या होने वाली है, क्योंकि लोग जो है वो वास्तविकता में सुनना चाहते थे, उन्हें आप पर भरोसा है और आगे भी रहेगा। वास्तविकता में सत्य को परेशान किया जा सकता है, मगर पराजित नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उर्वशी शर्मा, हम थे आज मान सिंह मीणा जी के साथ। देखते रहिए PFN न्यूज।